पीटीआई इस वक्त ऐसी जमात है जो पाकिस्तान को सही रास्ते पर ला सकती है। मियाँ साहब को तो बहुत नारे हमने लगाए थे, लेकिन अब जो इनके हालात जा रहे हैं ना, ये तो मुल्क बेचने वाला काम किया है जो IMF वाला। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद एक पार्टी बना हुआ है। एक बात जो लोग समझते हैं कि फ़लाँ जगह से कोई आपका लिए टेक्नोक्रेट आ जाएगा, फ़लाँ जगह से कोई अलामा आ जाएंगे, रसूल आ जाएंगे, वो कर लेंगे। यहाँ पे मैंडेट के बगैर कोई भी इसे करने की कोशिश करेगा तो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। और आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब और शायद डार साहब दो अलग अलग कैंपों से, शायद मुझे एग्जैक्टली तो नहीं कहता मगर सुना है मैंने, वो अलग अलग कैंपों से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों को आप पाकिस्तान के मामलात में सीरियस नहीं लें, ये एक टेम्परेरी सा फेज है, ये चले जाएंगे। किसी भी जगह इमरान खान प्रूव करेगा कि ही वाज ए वेरी गुड स्टेट्समैन हिस्ट्री में, जिसने आपका लिए इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से लेके तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस में बड़ा रोल प्ले किया उसने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। आज पब्लिक से बात करते हैं और आगाज़ प्रोग्राम का पाकिस्तान के लोगों से करते हैं। पहला सवाल जो हमने पाकिस्तान के लोगों से पूछा वो ये है कि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे से आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ये सवाल करते थे, फिर मैंने देखा उन्होंने ये सवालात करना छोड़ दिए, हालांकि कीमतें 3-3 गुना बढ़ गई हैं। तो अब लोगों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कह रहे हैं। देखें जी, डेफिनेटली पेट्रोल से मशरूत होते हैं बाकी मामलात ज़िंदगी, तो पेट्रोल का बढ़ना आम बंदे को तो बहुत परेशान करता है। मैं समझती हूँ कि मिडिल क्लास तबके की कमर तोड़ के रखती है इस महंगाई ने। हम चाहते हैं कि इस महंगाई से हमारी जान छूट रही है। ये जो गवर्नमेंट हुकूमत हम पे मसलत कर दी गई है, ये जो दिन ब दिन महंगाई को बढ़ाते जा रहे हैं और मिडिल क्लास तबके के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, तो इससे तो देखें आप मिडिल क्लास तबका पिस के रह गया। देखो जी, महंगाई तो बहुत हो चुकी है, गरीब आदमी पिस रहा है। अब जो 500-700 कमाता है वो कैसे गुजारा करेगा घर का, वो बिल देगा या बच्चे पालेगा। पेट्रोल, गैस और बिजली ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ बढ़न ਨਾਲ गरीब बंदा मर गया। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਘਰਾਂ ਦਾ ਰੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ ਭਾਜੀ। ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਰ, ਔਰ ਜ਼ਲੀलो ख्वार हो गई आवाम, और ਜਿਹੜੇ वक्त ਦੇ हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। मरने वाले इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कीमतें, जब समझ नहीं आती किधर जाएं, अब हम कहाँ जाएं। मुल्क को छोड़ के भाग नहीं सकते, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसी में मरते चले जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है। बिजली पेट्रोल जब से महंगा हुआ है, सुबह से लेकर शाम हो गई, हम लोग बैठे हुए हैं। लोगों का जीना हराम किया हुआ है इन लोगों ने। इससे बेहतर है इलेक्शन कराएं, जान छुड़ाएं आप लोग। जी नाज़रीन, आपने सुना कि पाकिस्तानियों का क्या कहना है कि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में इजाफे से उनकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा। अब लोग किसको जिम्मेदार समझते हैं, ये जानने के लिए हमने एक सवाल पूछा है। सवाल ये पूछा है कि इलेक्शन में आप किस जमात को वोट देंगे और क्यों देंगे। लोगों का जवाब सुनिए। इलेक्शन में तो हम पीटीआई को वोट देंगे। पीटीआई इस वक्त ऐसी जमात है जो पाकिस्तान को सही रास्ते पर ला सकती है। मैंने किसी जमात को वोट नहीं देना, ना मैं इमरान खान के साथ हूँ, ना नवाज शरीफ के, ना जरदारी के। ये सब चोर हैं। इमरान खान बेशक अच्छा है, कौम के लिए उन्होंने सोचा, ग्रोथ भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके साथ जो लोग लगे हुए वो यार लगेंगे, वो तो यही है ना जो कौम का बेड़ा गर्क करे। PTI ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਦੇ जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि ये बंदा इस वक्त हमें सही नज़र आ रहा है। मियाँ साहब को तो बहुत नारे हमने लगाए थे, लेकिन अब जो इनके हालात जा रहे हैं ना, ये तो मुल्क बेचने वाला काम किया है जो IMF वाला। किसी को भी नहीं देना चाहिए। जो हालात है ना, ये कोई भी डिज़र्व नहीं करता कि इनको वोट दिया जाए। इमरान खान को देंगे जी, क्योंकि देखें जो भी है, इमरान खान मानते हैं इमरान खान ने गलतियां भी की हैं, कुछ फैसले उसके ठीक नहीं हुए, लेकिन इंसान वो करप्ट नहीं है, वो मुल्क का खैर ख्वाह है। तहरीक लब्बैक वालों को ताकि वो दीन आगे लेके आए। इमरान खान को देंगे, पिछली मरतबा भी दिया था, इस मरतबा भी देंगे। इलेक्शन में मैं वोट पहले भी मैंने PTI को दिया और अब भी PTI को दूंगा, क्योंकि इमरान खान एक अच्छा लीडर है, वो मुल्क के लिए बेहतर सोचता है। हमें तो वही लीडर लग रहा है, इसलिए हम उसी को सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। जी नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी। अब एक और सवाल है जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जानना चाहता है कि होना क्या चाहिए। तो पाकिस्तान के लोगों से भी हमने पूछा कि क्या होना चाहिए। इंतखाबात 90 दिन में होंगे या नहीं होंगे, खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में ख़ास तौर पे।
और अगर होंगे तो क्यों होंगे, और नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, वजह क्या है, पाकिस्तानियों ने इसके बारे में क्या राय दी, ये जरा सुनिएगा। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद एक पार्टी बना हुआ है और मेरा ख्याल है कि इदारों की का वकार और उसकी बका इसमें होती है कि वो पार्टी बनने की बजाय अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करें, और अगर वो अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं तो आइन में ये क्लियरली लिखा है कि 90 के 89 डेज़ तो हो सकते हैं, 91 डेज़ नहीं होने चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन अगर तारीख में अपना नाम मस्बत सिमत में लिखवाना चाहता है तो उसे ये अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। जिस तरह की सूरत हाल है कि 90 दिन में ये इलेक्शन हो पाएँ, वैसे भी मैं समझता हूँ कौमी और सूबाई ज़िमनी इलेक्शन से अब निकल आना चाहिए, क्योंकि एक इलेक्शन पर 72 अरब रुपया खर्च होगा जो कि कौम किसी सूरत मुतहम्मल नहीं हो सकती। ये अब एक ही इलेक्शन होना चाहिए। सर ये जिस तरह कर रहे हैं इस तरह तो लग नहीं रहा है, क्योंकि ये डिले पे डिले कर रहे हैं। इनके सिर्फ एक ही इस टाइम एक ही इनका मिशन है कि किसी तरह खान को गिरफ्तार करें। बाकी इंतखाबात होने चाहिए, इतने बड़ा सूबा है, ये बगैर उसके नहीं चलना चाहिए। नाज़रीन, चौथा सवाल हमने पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछा कि जेल भरो तहरीक का इमरान खान साहब ने ऐलान किया है, तो आपके ख्याल में ये तहरीक ठीक है, गलत है, रद्द-ए-अमल क्या है आपका? आवाम तो इस वक्त मुश्किल है इसमें जाए, क्योंकि असल में वो अपने ही यानी मामलात में पिसे हुए हैं और इन सियासतदानों के अपने मामलात नहीं ख़त्म हो रहे। कोई कह रहा है मेरे लिए जेल भरो, कोई कह रहा है मेरे लिए जेल भरो, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। इमरान खान ने जो तरीक चलाई है इंशाल्लाह कामयाब होगी। खान साहब ने जो कहते हैं तो उसमें उनके कारकुन तो पूरा काम करते हैं, ऐसा नहीं कि कारकुन पीछे हटते हैं। और इंशाल्लाह ताला आवाम कम से कम अगर जेल भरो तहरीक का हिस्सा ज़रूर बनेगी, और जो माशाल्लाह उनके जो कारकुनान की तादाद ही इतनी है कि उनसे इनके जेल भर जाएंगे। नहीं करेंगे, करके दिखाए। इन तिलों में तेल नहीं है कि वो इमरान खान को पकड़ सकें। हम हर तरह से इमरान खान के साथ हैं। आखिरी सवाल हमने पाकिस्तान के शहरियों से ये पूछा कि हुकूमत क्या वाकई इमरान खान को गिरफ्तार करने का एडवेंचर करेगी? क्या वो ये रिस्क ले सकती है? क्या उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? शहरियों की राय क्या है, ये सुनिए। जो कत्ल कराने में लगे हुए थे तो वो गिरफ्तारी तो उनके लिए, लेकिन जो उसके नतायज होंगे वो इन्हीं को भुगतने पड़ेंगे और कौम जो है इनका रगड़ा निकाल देगी, जिनको इन्होंने महंगाई और बेरोज़गारी के दलदल में फंसा दिया। तो लिहाजा कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क जो है सुलह सफाई से इलेक्शन की तरफ चला जाए। इसको गिरफ्तार करेगी तो लोग जब सड़कों पे आएंगे, मेरा ख्याल है तुर्की जैसा काम होगा इनके साथ। ना कभी भी नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। ये खान साहब है जो से सही आदमी है, सच्चा आदमी है, हकीकत बात करते हैं और सारा ज़िंदगी वो हकीकत ही करता रहेगा। इमरान खान को इनको नहीं अरेस्ट करना चाहिए, उसने कुछ किया नहीं है, वो बस मुल्क की हिफाजत करना चाह रहा है। यहाँ पे शहबाज शरीफ जो है यहाँ पे करप्शन पे करप्शन कर रहा है, उसके पीछे कोई पड़ नहीं रहा है यहाँ पे। जी नाज़रीन, तो आपने 500 सवालों के जवाब सुन लिए। अब हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आते हैं और फिर 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने लोगों की राय सुनी, आपको आइडिया हो गया कि लोग क्या सोच रहे हैं और किस तरफ पाकिस्तान के मामला जा रहे हैं और पाकिस्तानी जो हैं वो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। अब हमारे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और इकॉनमी के बारे में उनकी राय बड़ी मुस्तनद है। साथ में हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं। आदाद शुमार के नुक्ता नज़र से वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, लेकिन आदाद शुमार और वसाइल और उनकी तकसीम के हवाले से आपका खासा एक्सपीरियंस है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो शब्बर जैदी साहब, जब हमने पहले इससे प्रोग्राम किया था तो आप भी ये कहने से गुरेज़ा थे और मैं भी नहीं कहना चाह रहा था, और बल्कि अब तक हम नहीं कह रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर गया है या करने के करीब है। टेक्निकल डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी, एक्चुअल डिफ़ॉल्ट की अंदाजे लगाए जा रहे थे, लेकिन ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा है पाकिस्तान के और कैबिनेट के बड़े अहम रुकन हैं, उन्होंने अब कह दिया खुद अपने मुंह से कि हम एक दिवालिया मुल्क में रह रहे हैं और हम दिवालिया हो चुके हैं। ये सिर्फ आपको लगता है लफाजी है या एक्चुअल सिचुएशन अब गवर्नमेंट बताना चाह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इमरान साहब, मैं बिल्कुल सीरियसली बात कर रहा हूँ। मैं पीडीएम को, गवर्नमेंट को माशी मामलात में सीरियस नहीं लेता। ये लोग इनको जब से ये पावर में आए हैं,
इनको कुछ भी बात समझ नहीं आ रही, और ये गलतियों पे गलतियां किए जा रहे हैं और पाकिस्तान को तबाही की तरफ लिए जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है, ये मतलब मेरा अपना ख्याल है, उनको पूरी तरह ये भी नहीं पता कि बैंक करप्ट और डिफॉल्ट और क्या चीज़ होती है। और ये मुझे तो ये लगता है कि ये इनकी जमात में मुझे ये अच्छी तरह पता है कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त जिसे कहते हैं बहुत सख्त लहजा इख्तियार किया है डार्ट साहब के खिलाफ। बातचीत बिलावल साहब ने शुरू की थी और शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें डार्ट साहब को कहा है कि आपने 4 महीने में हमें तबाह कर दिया। और आपको पता है कि ख्वाजा आसिफ साहब और शायद डार्ट साहब 2 अलग अलग कैंपों से, शायद मुझे एग्जैक्टली तो नहीं कहता मगर सुना है मैंने, वो अलग अलग कैंपों से बिलोंग करते हैं। तो इन लोगों को आप पाकिस्तान के मामलात में सीरियस नहीं लें, ये एक टेम्परेरी सा फेज है, ये चले जाएंगे। और पाकिस्तान को जो ये तबाह कर रहे हैं इसको हमें बैठ के सही करना पड़ेगा। ये सिर्फ इनके बस का काम नहीं है और ना इन्होंने पहले कभी कुछ किया है, ना ये अब करेंगे। और जहां तक पाकिस्तान की मुश्किलात का सवाल है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सवाल है, वो अपनी जगह खड़ी हैं, उनको हमें सेटल करना है। मैं तो ये बात आपको पता है तकरीबन 1 साल से कह रहा हूं कि पाकिस्तान मुश्किलात की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो वो उनको हमें सेटल करना है। और अब सिर्फ प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो गवर्नमेंट अगली आएगी उनके लिए ये इतनी मुश्किलात पैदा कर चुके हैं कि अब हमें जब पावर में आएंगे तो ये इसके लिए इस पे एक बड़ी मुश्किल पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि ये इस पोजीशन में पाकिस्तान को ले जाना चाहते हैं जहां पर आके किसी तरीके से कोई ऐसी पोजीशन आए कि इलेक्शंस को डेफर कराया जा सके और पाकिस्तान को मजीद मुश्किलात में डाला जाए। अब पाकिस्तान इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। चीमा साहब, अभी भी अगर गवर्नमेंट से बात करें तो वो ये कहते हैं कि कसूर इमरान खान का है और उसका हम खुमियादा भुगत रहे हैं। कैसे इमरान खान का कसूर नहीं है, आप ये बताएं। देखें, इसमें मैं समझता हूँ जो इकानमी है इसे कभी भी सब्जेक्टिव स्टेटमेंट पे नहीं परखना चाहिए। किसी का फ़िक्रा, किसी का इल्ज़ाम, किसी की स्टेटमेंट ये नहीं होती। इकानमी हमेशा फ़िगर पे चलती है। फ़िगर में अगर आप फरवरी 2022 की स्टेटमेंट देखें, इसकी अपना एग्जेक्टिव समरी देखें आईएमएफ की जो डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एग्जेक्टिव समरी उसको देखें, उसमें 4 लफ्ज़ लिखे हुए उन्होंने इकानमी के बारे में, जो पाकिस्तान की इकानमी के बारे में जो उनकी आप कह लें है, यू कैन से एक ब्रीफिंग है या ब्रीफिंग है, उसमें कहते हैं कि पाकिस्तान की इकानमी इज़ ग्रोइंग फास्ट, it's inclusive, growing fast, inclusive, you can say job rich and sustainable, fast, inclusive and job rich। मतलब इंक्लूसिव का मतलब कि सारे शोबे, ठीक है। ये इसकी आप कह लें उस वक्त डेफिनेशन। फिर वर्ल्ड बैंक की अगर देखें कि वर्ल्ड बैंक ने क्या प्रोजेक्शन दी कि पाकिस्तान की इकानमी कितने % ग्रो करेगी, और फिर तीसरा देखें कि डिफ़ॉल्ट का खतरा कितने % था, फिर आप देखें कि उस वक्त इसकी रेटिंग क्या थी, फिर आप देखें रिज़र्व क्या थे, और फिर अगर मार्च को देख लें या फरवरी को देख लें तो पाकिस्तान की क्या नाम है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कितने % ग्रो कर रही थी और आज क्या कहाँ पे खड़े हैं, या आपकी फॉरेन रेमिटेंस कहाँ पे थी या एफडीआई कहाँ पे थी। 3 ही मेजर सोर्स है जिन्होंने आप कह लें कि आपको डॉलर देने हैं या स्पॉन्सर करनी है आपकी इंपोर्ट, वो आपकी एक्सपोर्ट है, वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है और वो आपकी एफडीआई है। तीनों बड़े हेल्दी थे। फिर आपके प्रोडक्शन सेंटर हैं, प्रोडक्शन सेंटर में आपका ज़राअत आता है जो 4.4% के हिसाब से ग्रो किया जिसने, फिर आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, फिर आपके लिए कंस्ट्रक्शन सेंटर है, फिर आपकी नई इंडस्ट्री जो थी आपके लिए आईटी, वो उसको देखें। फिर यू कैन से कि आप तबकात को अगर देखें तो आपका जो ओवरसीज़ है वो खुश था, किसान खुश था, आपका जो आप कह लें कॉरपोरेट सेक्टर है उसने 1000 अरब रुपये ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। 2 सालों में 1800 अरब रुपये के ज़्यादा इनकम हुई किसान को। एक साल में 1400 थी और दूसरे साल में 1200, 2600 अरब रुपये 2 सालों में इनकम उसकी बढ़ी। फिर आप कह लें कि जब कोरोना आया तो कोरोना में 3 महीने की तनख्वाह दी गवर्नमेंट ने लोगों को, अपना कॉरपोरेट सेक्टर को, कि आपने मुलाजम नहीं निकालने। फिर
फिर छोटे दुकानदार को 3 महीने का पहले बिल बिजली का दिया ताकि उसकी दुकान चलती रहे, उस पर प्रेशर ना आए। सो मैं 18 लाख नौकरी मिली लोगों को। पॉवर्टी 4 हम पे इल्ज़ाम थे। एक ये था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ी है, दूसरा इल्ज़ाम ये था कि हमारी यू कैन से कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, और तीसरा इल्ज़ाम ये था कि गुर्बत बढ़ी है। अगर फिगर देखें इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के, तो तीनों जगह ये बात गलत साबित होती है। आज से तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन हिस्ट्री जो पाकिस्तान की अनएम्प्लॉयमेंट की जो हिस्ट्री है वो 5.4% 1985 से लेके 2018 तक ये जो बेरोज़गारी पाकिस्तान में 5.4% रही है। हमारे दौर में ये कुछ 4 साढ़े 4 के लगभग आई, हमने उससे कम की। फिर जो जॉब प्रोविजन है वो मुस्लिम लीग नून के दौर में 11 लाख थी और पीपल्स पार्टी के दौर में कोई 13 लाख थी। हमारे दौर में कोई 18 लाख 18.5 लाख पर ईयर हम जॉब दे रहे थे। फिर इसी तरह अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई अगर देखें तो महंगाई के जो आप कह लें कि सुपर साइकिल जो था कमोडिटी का, उसके होने के बावजूद, सुपर साइकिल के होने के बावजूद पाकिस्तान के रिजर्व 1.5 साल निकाल गए हमारे दौर में, और हमने उसको मैनेज किया। सो हमारी जो परफॉर्मेंस थी, इकनॉमिक परफॉर्मेंस थी, वो बड़ी सब्सटेंशियल थी, बड़ी आउटस्टैंडिंग थी। अब मुझे जो मैं चूँकि उसमें विटनेस कर रहा था, मैं कैबिनेट में मौजूद था, तो कैबिनेट में मौजूद होते हुए मैंने जो देखा वो ये था कि बाकायदा एक सेगमेंट जो आप कह लें जिसे कहते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन वाला जो था, वो सेगमेंट बाकायदा सहाफ़ियों का, ये दूसरा बाकायदा कह रहा था कि इमरान खान बंदा बड़ा अच्छा है लेकिन इसकी इकनॉमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं। मैं खास परफॉर्मेंस लेके गया कि जनाब आप हमारी परफॉर्मेंस को फिगर्स पे परखें। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आज बैठें, कल बैठें, मुनाजरा करें, सेमिनार करें, कोई डिस्कशन करें, डिबेट करें, किसी भी जगह इमरान खान प्रूव करेगा कि ही वाज ए वेरी गुड स्टेट्समैन हिस्ट्री में, जिसने आप कह लें इकनॉमिक परफॉर्मेंस से लेके तो सोशल जस्टिस और इकनॉमिक जस्टिस में बड़ा रोल प्ले किया उसने। बॉटम अप अप्रोच की बात करें या आप कह लें सप्लाई साइड इकनॉमिक्स की बात करें, जिसमें टर्फ की बात करें या लोन। आप कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है ये इमरान खान की पैदा करदा नहीं है बल्कि मौजूदा हुकूमत के इकदामात हैं जिनकी वजह से है। तो चलें यहाँ 1 मिनट रुके ना, हम एक्सपर्ट ओपिनियन एक और लेते हैं। शब्बर ज़ैदी साहब, इस हुकूमत ने वो कौन सी बड़ी गलतियां की जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंच गए? देखिए, इस गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती तो वो की जब डार साहब ने टेक्निकली स्पीकिंग 2 एक्सचेंज रेट कर दिए। तकरीबन 2 महीने तक पाकिस्तान में 2 एक्सचेंज रेट कर दिए गए, जब एक एक्सचेंज रेट जो था वो आपको ऑफिशियल था और एक हवाले का रेट चल रहा था। दूसरी सबसे बड़ी गलती ये की कि जब मिफ्ता साहब जो बात चल रहे थे, जब वो एक तरीके से चल रहे थे आगे और उसको उन्होंने डिरेल किया मिफ्ता साहब को, और डार साहब को एक समझ के लेकर आए कि ये कोई जुगाड़ कर लेंगे और ये बात सही हो जाएगी। देखिए, मैं चीमा साहब की बात सुन रहा था, मैं थोड़ी सी बात को करेक्ट कर दूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हम यहाँ बैठे टीवी प्रोग्रामों में और कंपैरिजन करें गवर्नमेंट्स का। हमारा मकसद इमरान ये नहीं होना चाहिए, हमें पाकिस्तान को देखना है कि इमरान खान अच्छा था या राशिद अच्छा था, ये हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये देखना है कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है। मैं इमरान खान की गवर्नमेंट का करीबी हिस्सा रहा हूं, इसलिए मैं अब कुछ बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा और काटिएगा नहीं। देखिए, मैं इमरान खान की गवर्नमेंट तकरीबन 3.5 साल की थी। मैं उसमें 2019 में शामिल हुआ था। उसमें मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकता हूं, मैं कहने में बिल्कुल हक बजाने पाऊंगा कि उसमें पहले 100 दिन असद उमर साहब ने ज़ाय किए थे। ये मुझे कहने में कोई आड़ नहीं है। सबसे बदतरीन जो करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान की तारीख में आया था वो 2018 का था, जो कि तकरीबन $15 बिलियन का था। और इमरान खान की जो गवर्नमेंट आई उसने लोगों को ये नहीं बताया कि वो किस जगह पर आके खड़े हैं। जब मैं 9 मई को 2019 को इमरान खान के पास गया था और मैंने इमरान खान साहब को कहा था कि आपको IMF में जाना है, ये आपको जो आपकी टीम है वो आपको गलत बात बता रही है और आप इसको सही करें। उसके बाद आपको पता है कि हम नई फाइनेंशियल टीम आई थी, इसका मैं हिस्सा था, और उसके बाद हमने 15 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट से 2020 में करंट अकाउंट को 0 पर ले आए थे, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है।
इमरान खान को सिर्फ वो कामयाबी काफी है और कुछ चीजें कहने की जरूरत नहीं है। इमरान खान की लोगों का प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी अच्छी बात भी सही तरह नहीं कह पाते और जो उनकी गलतियां हैं उसको एडमिट करें। जो पहले 100 दिन उन्होंने जाय किए वो उन्होंने जाय किए, बिल्कुल टोटली जाय किए। और अब जो उनकी गलती है वो ये है कि आज भी वो कोई इकोनॉमिक पॉलिसी सामने नहीं ला रहे। मैं इमरान खान का साथी हूं, मैं इमरान खान के खिलाफ नहीं हूं, मगर ये कहना कि इमरान खान की गवर्नमेंट, देखिए अब उसके बाद मैं आगे चलता हूं। उसके बाद क्या हुआ इमरान साहब कि मैं 3.5 साल इमरान खान की पॉलिसी को देखता रहा और मैं आज भी कहता हूं कि माशी तौर पर इमरान खान ने कोई फाइनेंशियल पॉलिसी डिसीजन में गलती नहीं की। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली कह रहा हूं, कोई माशी पॉलिसी में कोई गलती नहीं की। मगर इमरान खान की गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह था कि हम उसमें फंडामेंटल तब्दीली नहीं कर सके और वो फंडामेंटल तब्दीली हम इसलिए नहीं कर सके कि हमारी पॉलिटिक्स जी इस्लाहात नहीं कर सके क्योंकि हमारी पॉलिटिकल कंपल्शन बहुत मुश्किल थी, हमें काम नहीं करने दिया गया। मैं आपको बिल्कुल कैटेगोरिकली कह सकता हूं, हमें प्रॉब्लम ट्राइबल एरिया में आई, हमें अफगान ट्रांजिट ट्रेड में प्रॉब्लम आई, हमें टैक्स कलेक्शन में प्रॉब्लम आई और इमरान खान साहब के पास माशी टीम नहीं है पार्टी में। ये मैं आज आपको बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं। शौकत तरीन साहब पीटीआई के आदमी नहीं है, हफीज शेख पीटीआई के आदमी नहीं है। इमरान साहब की फाइनेंशियल टीम निहायत कमजोर है, ये बात उन्हें एक्सेप्ट करनी चाहिए, उन्हें बनानी चाहिए। मैं ये बात मैं कहता रहा हूँ कि ये मैंने ये किया, मैंने वो किया, अच्छी बात है, मैं तो इमरान खान का साथ हूँ। सब्जेक्ट है, मईशतदान नॉर्मली पॉलिटिक्स में नहीं होते, वो आपको लेने पड़ते हैं कहीं से। क्या यार मेरी बात सुनो, आपके पास इतनी बड़ी पार्टी है, आपके पास बड़े बड़े अरस्तू बैठे हैं जो सारा दिन अरस्तू बनते हैं, वो कोई इकोनॉमिक प्लान दे रहे हैं आगे के लिए? यार आप ये कहते रहे बैठ के कि तबाह कर रहे हैं। देखिए आपको इलेक्शन में जाना है, आपको इलेक्शन में जाना है ना, अगले चले जी 6 महीने बाद चले जाएंगे, 8 महीने बाद चले जाएंगे। क्या इमरान खान को या पीटीआई को आज एक शेडो पोजीशन नहीं देनी चाहिए कि हम जब वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूं ये बात कि मेरा कुछ रिलेशनशिप है कुछ लोगों के साथ और मुझे वो बार बार यही पूछते हैं, आईएमएफ वाले भी पूछते हैं, भाई आगे क्या होगा, आपके पॉलिटिकल सिस्टम वाले क्या कर रहे हैं? आपका एक्सपीरियंस बहुत है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है पाकिस्तान में पिछले 10 महीने में, क्या वो एक रीजन कहा जा सकता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और मईशत को एक धचका उससे भी लगा? सुनो मेरी बात, देखो 10 महीने में इन्होंने तबाह कर दिया। मैंने आपको पहले कह दिया ना, मैंने आपकी बात कह ली, इनको तो ये रेलेवेंट ही नहीं है ना, ये तो रेलेवेंट ही नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये तो एक फजूल के लोग दरमियान में आ गए, इनको तो आप इग्नोर कर दो ना। ये आप क्यों इनको पीट रहे हो आप? मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी अगली गवर्नमेंट आने वाली है, आपकी अगली गवर्नमेंट आएगी, सबको पता है, टाइम, उसकी तैयारी क्या है हमारे पास। और मैं फिर कह रहा हूं जो वही होगा जो पहले हुआ था। इमरान खान ने आया 10 महीने हम टिक करते रहे, 100 डेज, और हमने आके जब मैं 9 मई 2019 को इमरान खान के पास गया, मेरे साथ मैं था। सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी का है और ये टाइम इकोनॉमी के लिए तैयारी करने की है। आप ये कह रहे हैं कि जो हो गया वो हो गया, अब एक नई गवर्नमेंट आ रही है, उसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। चीमा साहब, तैयारी सर, देखें ये बड़ा सीरियस क्वेश्चन है कि अब आपको इकोनॉमी, पहले भी आपको तबाही मिली थी, लेकिन इस मर्तबा आपको बर्बाद और तबाह और सारा कुछ ही मतलब अजीब किस्म की सूरत हाल आपको मिल रही है। कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी सूरत हाल के लिए कभी तैयार नहीं हो सकता। देखें, इसमें पहली बात तो ये कि मुझे चूँकि पूरी आवाज़ नहीं आ रही थी शब्बर साहब की काफ़ी सारी बातों से मैं इत्तेफाक भी करता हूँ, लेकिन जो बातें मुझे इख्तलाफ वाली नज़र आई वो ये थे कि हमारे दौर में हाईएस्ट करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं था, वो पहले था 17-18 में 19.6। हमारे दौर में अगले साल $14 बिलियन पे चला गया, अगले साल 7 पे चला गया और फिर जीरो। उन्होंने बताया कि जीरो भी आपके दौर में जीरो हो गया। लेकिन दूसरी बात अगली जो मैं करना चाह रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं समझ थोड़ी ज़्यादा हो जाती है कि अगर शौकत तरीन साहब के दौर में एक साल 5.7
7% ग्रोथ हुई और अगले साल 6% ग्रोथ हुई और इंक्लूसिव ग्रोथ हुई या आपके लिए हर सेक्टर ने परफॉर्म किया, तो फिर ये ज़्यादती होगी कि उनको क्रेडिट ना देना या इकनॉमिक टीम को वीक कहना। पहली जो बात है कि कोरोना वाली बात या असद उमर साहब का हमारा IMF में लेट जाना, वो उससे थोड़ा बहुत आप कह लें कि मार्जिन दिया जा सकता है या उनके बात जो है उस पर डिबेट हो सकती है। लेकिन दूसरी जो है वो अगर परफॉर्मेंस को देखें तो मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक तो एक ही तरीका है किसी की ताकत नापने का या उसकी कम्पिटेंसी नापने का कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, रिजल्ट्स क्या है। वो शौकत तरीन के रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहे हैं डेफिनेटली। दूसरी बात जो रिफॉर्म्स की है, वो उन्होंने बात जो की है ठीक है बात कि रिफॉर्म्स उस लेवल पे या टैक्स कलेक्शन जो है इम्प्रूव हुई, लेकिन अभी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे सियासी मसले इतने ज़्यादा हैं कि टैक्स कलेक्शन जो है इतना आसान नहीं है। फिर देखें एक लगातार एक तलवार आप पे लटक रही होती है। अगली तैयारी के बारे में देखें, अब चीमा साहब सब जानते हैं कि यू आर गवर्नमेंट इन वेटिंग और सब ये जानते हैं कि बेड़ा ही गर्क हो गया है, इसको ठीक कैसे करना है। इमरान खान साहब ये कहते थे कि हम गवर्नमेंट खाली कर देंगे, क्यों नहीं खाली हुआ आज तक? देखें इसमें जो आप कह लें कि गवर्नमेंट में अच्छा ये बेकार की बात है, कोई तब्दीली नहीं है सर। अच्छा नहीं ज़ादी साहब एक मिनट रुकना, ज़ादी साहब एक मिनट रुकना, ज़ादी साहब रुके ज़रा, प्लीज़ रुके ज़रा। अच्छा मैं कह रहा था कि देखें जो आप कह लें फर्दर क्या है, इमरान खान ने बनाए थे 16 एरियाज़, 16 प्रायोरिटी एरियाज़ थे जिनमें गवर्नेंस को इम्प्रूव करना था। उन 16 एरियाज़ का मैं खान साहब का तर्जमान हूँ। जो स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं मैं उनका तर्जमान था। मेरे फूड सिक्योरिटी का चलो मैं मिनिस्टर था, लेकिन 16 एरिया का मैं तर्जमान था। अच्छा उसमें चूँकि थोड़ी बहुत शोध बोध मुझे उन सारे 16 एरियाज़ की है। वो अगर 16 एरियाज़ पावर सेक्टर है, उसमें आपका इकानमी है, उसमें फूड सिक्योरिटी है, उसमें वाटर। अच्छा सर एक सर ना बुरी बात है शब्बर साहब, बुरी बात है, ऐसा ना करें, बात करने दें मुझे प्लीज़, बुरी बात है। अच्छा सर ब्रेक लगाएं ना, सर ब्रेक लगाएं प्लीज, ये तो बदइखलाकी हो जाती है, बदइखलाकी हो जाती है। अच्छा बारी बात अच्छा मैं बात कर रहा था कि देखें वो 16 एरियाज जो हैं मैं समझता हूँ, मैं पूरी यकीन से समझता हूँ कि हमें वहाँ से जहाँ से हम काम छोड़ गए थे वही वहाँ से शुरू करना चाहिए। उससे पहले से शायद बेहतर एरिया स्टार्ट करें, वैसे नहीं है ना कि पहले जिस तरह 1.5 साल ज़ाया हुआ था या आप कह रहे थोड़ी स्पीड थी, वो स्पीड थोड़ी ना हो, हमें वहीं से सारी वहाँ से जाके शुरू करना होगा। बाकी जो बात हालात वाली है, हालात वाली बात ठीक है, हालात वाली बात ठीक है कि इस वक्त नुकसान इतना ज़्यादा हो चुका है कि कुछ देर आपको जो नेगेटिव है, नेगेटिव को ज़ीरो करने में टाइम लगेगा। दूसरी बात यह कि देखिए इस वक्त जो इशू बन गया कि आपके पास जो रिजर्व्स हैं वो देखें और प्लस पाइपलाइन देखें। पाइपलाइन को $6.5 अरब की है टोटल, जो अगर IMF का प्रोग्राम कंक्लूड भी हो जाता है तो $6.5 अरब की है। और आपका जो पोर्ट पर माल पड़ा हुआ है ऑलमोस्ट कुछ $4-5 अरब का माल पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि रिजर्व जब आपके पास $6.5 अरब आ जाएगा और आप पोर्ट वाले पैसे पे करें तो $6-7 अरब से कहीं भी आपके रिजर्व बढ़ते नहीं हैं। तो $6-7 अरब के $5 अरब के रिजर्व से जब शुरू करें और ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो चुका सोसाइटी में, और फिर जिस तरह जितनी बड़ा सेटबैक आया, इसको आप कह लें कि करेंसी की वैल्यू को, या जितना बड़ा सेटबैक आ गया इंडस्ट्री को, ज़राअत को बहुत बड़ा सेटबैक आया है और आगे फर्दर आ रहा है। फूड सिक्योरिटी को एक बड़ा मतलब मैं समझता हूँ यहाँ फूड एंड फ्यूल राइट्स होने का इम्कान है अगर इस तरह चलती रहती हैं चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि इसको एक तो एक बड़ी जल्दी हमें सफ़र शुरू करना होगा टुवर्ड इम्प्रूवमेंट। इस मौजूदा जो सिचुएशन है इसको रख नहीं सकते हम ज़्यादा देर, नंबर 1। नंबर 2 जो है कि बड़ी विजडम से, बड़ी हिकमत से लेके चलना होगा और उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो बात है कि देखिए एक मिनट आखिरी बात, एक बात जो लोग समझते हैं कि फ़लाँ जगह से कोई आपका टेक्नोक्रेट आ जाएगा, फ़लाँ जगह से कोई अलामा आ जाएंगे, रस्तू आ जाएंगे, वो कर लेंगे। यहाँ पे मैंडेट के बगैर कोई भी इसे करने की कोशिश करेगा तो इस मुल्क के साथ जुल्म करेगा। ये जो डंडे से डॉलर ठीक नहीं होता, डंडे से इकानमी ठीक नहीं होती, और अब डंडे से तो बंदे भी ठीक नहीं हो सके। जितने सहाफ़ियों को पकड़ा गया, जितने सियासतदानों को पकड़ा गया, किसी का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सका। तो अपडेट अगर नहीं हो सका तो फिर इस गंदे काम को छोड़ दें। आप इस गंदे काम को इंसानों की तरह डील करना शुरू करें, मुहज़्ज़ब दुनिया में मुहज़्ज़ब लोगों की तरह रहना शुरू करें। आप आइन और कानून से हट के अगर हरकतें करेंगे तो फिर यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती और पैसे से ज़्यादा बुज़दिल कमोडिटी नहीं है, स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। चीमा साहब ठीक कह रहे हैं आप, और यही बात थोड़ी देर पहले आप गालिबन सुन नहीं पाए, यही बात शब्बर ज़ैदी साहब भी फरमा रहे थे कि बैसाखियों वाली गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे फैसले नहीं कर पाई। अगर तो दोबारा से बैसाखियां होगी तो शब्बर ज़ैदी साहब फिर तो यूं ही फंसे रहेंगे। एक्चुअली तो पाकिस्तान को इस्लाहात चाहिए और मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, बोझ उठाना पड़ेगा, कौम को उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। आपको किस तरह का माहौल चाहिए पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, उसको जरा एलेबोरेट कर दें।
करूं? मैं कुछ बोलूं? जी बोलिए साहब। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इनसे पूछे ईमा साहब से कि पीटीआई के पास एक फाइनेंस मिनिस्टर थे, पूरी पीटीआई है, उसके बाद वो हफीज शेख को लाए, शौकत तरीन को लाए, तो ये टेक्नोक्रेट नहीं है तो क्या है? ये क्या है? क्या थे, मैं क्या था? ये सारा तो मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों को समझ नहीं आ रही। वो समझ ये नहीं आ रही कि सियासी पार्टियों के पास इकोनॉमिक प्लान नहीं है। ये क्यों अपना टाइम जाया कर रहे हैं? ये अपने यहाँ अपनी सियासत से आगे बढ़कर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करें। ये सारा दिन ये करते रहते हैं कि मैंने ये किया था, उसने ये किया था, मैंने ये किया था, उसने ये किया था। ये मैं इनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब दरखास्त कर रहा हूँ कि ये बंद करें कि मेरा ये था, उनका ये था। आपको पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पार्टी में कितनी सकत है, और मैं आपको कैटेगोरिकली आज कह रहा हूं पार्टी में सकत नहीं है। आप टेक्नोक्रेट शौकत तरीन को लाएंगे, वो आपकी पार्टी का आदमी नहीं है। वो पहले पीपल्स पार्टी का फाइनेंस मिनिस्टर था और वो आज भी पार्टी का वर्कर नहीं है। पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। मैं गारंटी से कह सकता हूं, गारंटी से कि इमरान खान की इकोनॉमिक पॉलिसी में और नवाज शरीफ की इकोनॉमिक पॉलिसी में कोई फर्क नहीं था, सिर्फ एग्जीक्यूशन का फर्क था। ये इनसे पूछें कौन सी सिविल सर्विस रिफॉर्म हुई? 4 साल आप झंड में रहे सिविल सर्विस रिफॉर्म के ऊपर, कौन सी ऑथोरिटी हुई? जब रिफॉर्म्स करते हैं माफिया सामने आ जाए और बैसाखियों वाली गवर्नमेंट है। देखिए मेरी बात सुने, मैंने 21 दिसंबर 2021 को जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट इमरान खान की थी, पीडीएम की नहीं थी, मैंने उस वक्त कहा था कि मुझे डिफॉल्ट पे जा रहा है। इमरान खान ने मुझे नाराजगी का इजहार किया, मुझे फोन किया था कि शब्बत तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा सर ये कंपनी बैंकरप्ट होने जा रही है, सबकी गवर्नमेंट है, मैं आपको कह रहा हूं। और मैंने उस बयान को चला लो, मेरे ट्विटर पे मौजूद है। मैंने कहा था ये तब्दीली लाएं, आप तब्दीली के लिए आए थे, तब्दीली नहीं ला सके, आप एक्सेप्ट करें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, आप तब्दीली नहीं ला सके। ये कहना कि मैंने 12.5 कर दिया, 13 कर दिया, 14 कर दिया, 15 कर दिया, ये इररिलेवेंट है। पाकिस्तानी माशरे में कोई बुनियादी तब्दीली नहीं आई थी। हमारे गवर्नर हाउस, हमारी सड़कें, हमारी गाड़ियां, हमारी सिक्योरिटी वही थी, कोई फर्क नहीं था। बात आप बिल्कुल ठीक है, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म। बात ठीक ही कह के इमरान खान साहब ने जो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि गवर्नर हाउस की बिल्डिंग्स खत्म हो जाएंगी और जो बहुत बड़े बड़े अखराजात हैं, हालांकि वो PMLN से तो कोई मुकाबला नहीं उनका, या बाकी गवर्नमेंट जो रवायती हैं उनके प्रोटोकॉल से तो कोई मुकाबला नहीं। उनके तो बच्चों का भी प्रोटोकॉल अलग होता है, उनकी फैमिलीज़ का भी अलग होता है, उनके कैंप हाउसेस का भी अलग होता है। तो वो तो इमरान खान ने अपने तौर पे चीज़ें की, लेकिन जो बड़े मेगा उन्होंने मैसेजेस देने थे कौम को वो नहीं दे पाए थे, और उनकी पार्टी में इसके लिए मुखालफत थी, और दूसरा उनकी बैसाखियों वाली हुकूमत थी। लेट्स सी, क्योंकि तैयारी करनी पड़ेगी और तैयारी करेंगे तो मुश्किल तरीन हालात से निमट पाएंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतने ही। मुलाकात होती है अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।